एसके एकेडमी में आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं क्रॉनिकल मैगज़ीन के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को एमसीक्यू के माध्यम से। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध व संगठन पर, संगठन एवं फोरम पर, रिपोर्ट एवं सूचकांक, मिशन एवं युद्धाभ्यास, पर्यावरण एवं जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, किस देश की सरकार ने करीब 1 लाख शरणार्थियों को मुख्य भूमि से दूर भाषण 4 नाम के एक टापू पर भेज रही है? आपके ऑप्शन हैं म्यांमार, भारत, बांग्लादेश या चीन। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश। सबसे पहले इसको मानचित्र पर देखते हैं, उसके बाद इसको विस्तार से देखेंगे। राइट, अगर आप बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश से करीब 60 किलोमीटर दूर यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे भाषण 4 द्वीप देखने को मिल जाएगा। राइट, ये भाषण 4 द्वीप जो है 6 फीट की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी आपदा में, चाहे वो सुनामी हो या चक्रवात हो, इसके प्रभावित होने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। इसलिए यहाँ पर रहने जैसी जो निवास स्थल हैं वो बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में संभव हो पाएंगी। राइट, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे शरणार्थियों को बांग्लादेश भेज क्यों रहा है, तो 2017 में यहाँ पर शरणार्थियों और म्यांमार की जो सरकार थी उनके मध्य कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को मिला था, जिसकी वजह से बहुत से शरणार्थी यहाँ से अ, आकर कॉक्सस बाजार जो कि बांग्लादेश का है वहाँ पर आकर रह रहे थे, जिसकी वजह से इस पर अत्यधिक दबाव हो गया था, जिसको कम करने के लिए अब बांग्लादेश सरकार इन लोगों को कॉक्सस भाषण 4 द्वीप पर भेज रही है। राइट, आइए इसको अच्छे से देखते हैं। 2017 में म्यांमार में एक सैन्य अभियान के दौरान अधिकांश रोहिंग्या मुसलमानों के गांव नष्ट हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं के मुताबिक लाखों लोग वहां से भागकर बांग्लादेश आ गए थे। बांग्लादेश के कॉक्सस बाजार में करीब 8 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। बांग्लादेश सरकार अब इनमें से करीब 1 लाख शरणार्थियों को मुख्य भूमि से दूर भाषण 4 नाम के एक टापू पर या आइलैंड पर भेज रही है। अब बात करते हैं भाषण 4 द्वीप के बारे में। बांग्लादेश के तट से 60 किलोमीटर दूरी पर भाषण 4 द्वीप मौजूद है। 20 साल भी इसके अस्तित्व को नहीं हुए हैं। ये समुद्र तल से 6 फीट से भी कम ऊंचाई पर स्थित है। ये द्वीप पूरी तरह से गाद से बना हुआ है। पिछले 3 सालों से यहाँ सरकार 350 मिलियन डॉलर की लागत से नया शहर बना रही है। उनका मकसद 1 लाख से ज़्यादा शरणार्थियों को यहाँ शिफ्ट करने की है, ताकि कैंप पर दबाव कम किया जा सके। अब हम बात करते हैं शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय पर। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यूएनएचसीआर महासभा के प्रस्तावाधीन 3 दिसंबर 1949 को स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा तथा स्थायी निदान उपलब्ध कराना है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत ने 1951 के शरणार्थी दर्जे के संबंध में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन समझौते पर या मेजबान राज्य द्वारा आवश्यक रूप से शरणार्थियों को अधिकार और सेवाएं देने से संबंधित प्रोटोकॉल पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राइट, नेक्स्ट है, नाटो समूह का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसके विरुद्ध CAATSA काटसा अधिनियम का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, तुर्की या ईरान। राइट आंसर है आपका तुर्की। राइट, आइए इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने काउंटर इन अमेरिकाज एडवर्सरी सेक्शंस एक्ट काटसा के तहत तुर्की पर रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के बाद प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस से तुर्की ने S-400 प्रणाली खरीदी थी। इसको लेकर अमेरिका ने तुर्की पर यह प्रतिबंध लगाया है। आगे बात करते हैं नाटो की। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत ने अक्टूबर 2018 में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली S-400 ट्राई मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए 39,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इसकी डिलीवरी वर्ष 2021 में होने की उम्मीद है। राइट, तो भारत भी रूस से खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं जो तुर्की के खिलाफ इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है अमेरिका द्वारा, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये चिंताजनक स्थिति हो सकती है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा किस देश के साथ शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। राइट, तो आंसर है आपका अफगानिस्तान। आइए इसके बारे में बात करते हैं विस्तार से। भारत ने अफगानिस्तान के साथ शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। ये प्रोजेक्ट काबुल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी पर बनाया जाएगा। काबुल नदी हिंदू कुश पर्वत के संगलाक क्षेत्र से निकलती है और जलालाबाद होते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रवेश करती है। राइट, अब हम अगर यहाँ पे काबुल नदी को देखें तो आपकी ये इंडस रिवर है। राइट,
और इंडस रिवर की अगर कुछ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में, राइट ट्रिब्यूटरी के बारे में अगर बात करेंगे तो राइट ट्रिब्यूटरी आपकी श्योक हो जाती है, गिलगित हो जाती है, स्वात हो जाती है, राइट, और काबुल हो जाती है, उसके बाद कोमल हो जाती है। इसमें काबुल जो है वो इंडस की सहायक नदी है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। दूसरा, इसी पर जो है सेतुत बांध इसकी सहायक नदी पर बनाया जाएगा भारत के सहयोग से, राइट। आगे चलते हैं। नदियों पर हम बात कर रहे हैं अपने एक अलग वीडियो में, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। एक और है, भारत द्वारा जरन टेलाराम सड़क परियोजना तथा ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान में संपर्क हेतु वैकल्पिक मार्ग निर्मित किया जा रहा है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर चाबहार बंदरगाह देखने को मिलेगा, उसके बाद जरन टेलाराम परियोजना यह है, और भारत के द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है, राइट। तो आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और वियतनाम के मध्य आभासी शिखर सम्मेलन में कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? आपके ऑप्शन हैं 6, 7, 8 या 9। राइट आंसर है 7, 7, राइट। इसके बारे में देखते हैं। दोनों देशों ने रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए तथा अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। अब हम बात कर लेते हैं अ, वियतनाम की, राइट। तो आपको यहाँ पे ये वियतनाम देखने को मिल जाएगा, ये पूरा, राइट। और वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है, ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसमें स्थलबद्ध देश कौन सा है, तो लाओस आपको यहाँ पे स्थलबद्ध देखने को मिलेगा, राइट। बाकी थाईलैंड कहीं ना कहीं समुद्र से लगता है, म्यांमार भी लगता है, कंबोडिया लगता है, वियतनाम भी लगता है, चाइना भी लगता है, राइट। लेकिन लाओस एकमात्र ऐसा है जहाँ पे इस क्षेत्र में जो स्थलबद्ध देश है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 14वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत या बांग्लादेश। राइट आंसर है आपका वियतनाम, राइट। तो वियतनाम की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में वियतनाम की अध्यक्षता में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के हनोई में ऑनलाइन आयोजित 14वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या होता है? आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्या है? 8 संवाद साझेदार देश हैं, राइट, जिन्हें सामूहिक रूप से प्लस देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इन्हीं को प्लस देश कहते हैं, और प्लस जो आसियान के देश हैं उनको, ठीक है। अलग, तो अलग अलग देखते हैं दोनों को, प्लस जुड़ जाता है तो ये आसियान में ये वाले देश जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक मंच है जो कि सुरक्षा और सच्चा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए काम करता है। इस वर्ष एडीएमएम प्लस की 10वीं वर्षगांठ भी है। एडीएमएम प्लस की पहली बैठक 12 अक्टूबर 2010 को हुई थी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या और विकास में भागीदारी को पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट को कब लॉन्च किया गया था? पीपीडी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। आइए इस पर बात कर देते हैं। हाल ही में जनसंख्या में विकास भागीदारों द्वारा एक अंतर मंत्रालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भाग लिया। पीपीडी को वर्ष 1994 में जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है और महत्वपूर्ण भारत भी इसका एक सदस्य है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ने वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में इस बीमारी के मामले में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? आपके ऑप्शन है 15.6, 16.6, 17.6, 18.6। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17.6, राइट। नेक्स्ट है, आपको बताना है भारत में 2017 की तुलना में वार्ष अ, वार्षिक वार्षिक परजीवी घटना पर जीवी, राइट, परजीवी घटनाएं 2018 में 27.6% थी। ये 2018 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत पर आ गई? आपके ऑप्शन हैं 14.4%, 16.4%, 17.4% या 18.4%। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18.4% पे आ गया, ठीक। नेक्स्ट जो है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में सबसे बड़ी गिरावट लाने में भी योगदान किया है। ये 20 मिलियन से घटकर लगभग कितने मिलियन पर आ गई है? तो 10 मिलियन, 8 मिलियन, 6 मिलियन या 4 मिलियन। तो आपका राइट आंसर है 6 मिलियन पे आ गई है, राइट। कितने पे आ गई? 6 मिलियन पे। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8% की गिरावट दर्ज की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार मौत के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ऑप्शन है 55%, 65%, 73% या 83%। राइट आंसर है आपका 73%, राइट। एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो 73.9%।
ठीक है, तो इतने पे आ गई है। नेक्स्ट है 11वां है वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और आरबीएम पार्टनरशिप ने मलेरिया को समाप्त करने के लिए भारत समेत कुल कितने देशों में हाई बटन टू हाई इम्पैक्ट पहल की शुरुआत की? राइट, आपके ऑप्शन है 7, 9, 11 या 15। राइट आंसर है 11, ऑप्शन सी। राइट, देखते हैं। साथ ही इस बात पे बात कर लेते हैं कि इस पहल को भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जुलाई 2019 में शुरू किया गया था। राइट, मलेरिया ऐसी बीमारी है जो परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होती है। मलेरिया शब्द इटालियन भाषा शब्द के माला एरिया से बना है। इसका मतलब होता है बुरी हवा। मलेरिया परजीवी आमतौर पर एक विशेष प्रकार के मलेरिया मच्छर मादा एनाफिलिस से फैलता है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। राइट, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से व्यक्तिगत नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग में कितने स्थानों की गिरावट हुई है? आपके ऑप्शन है 10, 16, 17 या 18। राइट आंसर है 17। राइट, तो 17 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई। आइए देखते हैं। इस वर्ष भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले भारत 17 स्थान नीचे फिसला है। इस सूचकांक में भारत ने 6.43% स्कोर प्राप्त किया है। पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत का प्रदर्शन कुछ बेहतर है। इस सूचकांक में पाकिस्तान 140वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 139वें स्थान पर है। इस सूचकांक में चीन और भूटान को क्रमशः 129 और 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें श्रीलंका को 94 और नेपाल को 92वां स्थान प्राप्त हुआ है। राइट, अब बात कर लेते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक पर। इस सूचकांक को व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इन संकेतकों में कानून, सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था, धर्म, संपत्ति के अधिकार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद कौन सा देश राजनयिक संबंधों को सामान्य करने और इजराइल को मान्यता देने वाला चौथा अरब देश बन गया है? आपके ऑप्शन हैं ईरान, इराक, ओमान या मोरक्को। राइट आंसर है आपका मोरक्को। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। जो अरब देश हैं उसमें आपका एक फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन भी आ जाता है। बाकी के देश हम आगे अभी मैप पर देखते हैं। तो फ़िलिस्तीन का लोकेशन आप देख लीजिए। राइट, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप्स। तो ये फ़िलिस्तीन है, काफ़ी विवादित क्षेत्र है ये। आगे अरब देश के टोटल 22 देश हैं, एक तो हम देख चुके हैं, बाकी के देखते हैं। ये अरब अफ्रीका है। अफ्रीका के ऊपर के जो देश हैं वो अरब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका वेस्टर्न सहारा है, मोरक्को है, तुनिसिया, लीबिया। राइट, और देखते हैं इधर आपको मोरितानिया, अल्जीरिया देखने को मिलेगा, सूडान, सोमालिया। राइट, कोमोरोस, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जिबूती। राइट, इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक। राइट, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, यमन। और वहाँ यहीं पर सॉरी यहाँ पर एक और देश है जिसका नाम बहरीन है, उसको भी देख लेते हैं। तो बहरीन और कतर, टोटल अगर इनको काउंट करेंगे तो आपको 22 देश मिल जाएंगे। तो 22 कंट्रीज हैं टोटल। हाल ही में मोरक्को और इजराइल दोनों देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षता में संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद मोरक्को राजनयिक संबंधों को सामान्य करने और इजराइल को मान्यता देने वाला चौथा अरब देश बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त कारपेट का 35वां संस्करण आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या जापान। राइट आंसर है इंडोनेशिया। राइट, तो ये इंडोनेशिया और भारत की नौसेना के मध्य होता है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर या 8 दिसंबर को? राइट आंसर है 4 दिसंबर को। राइट, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर के अवसर पर भारतीय नौसेना ने 4 और 5 दिसंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी के साथ पैसेज अभ्यास संपन्न किया। राइट, तो ये भी याद रखिएगा। इंद्र नेवी अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न होता है? आपके ऑप्शन है भारत और रूस, भारत और अमेरिका, भारत और इसराइल, भारत और बांग्लादेश। राइट आंसर है आपका भारत और रूस। राइट, नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ आयोग ने किस मादक पदार्थ को सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है? आपका ऑप्शन है तंबाकू, शराब, भांग या गांजा। राइट आंसर है आपका भांग। राइट, इसके बारे में देखते हैं। भारत में अभी समय अ, हाल ही में सबसे खतरनाक पदार्थों की सूची में भांग और भांग की राल को हटाने के पक्ष में मतदान किया है। तो इसके पक्ष में भारत ने भी मतदान किया था। अब भांग और भांग की राल दोनों को अनुसूची 1 में रखा गया है, जिसके अंतर्गत रालों की सबसे कम खतरनाक श्रेणी को शामिल किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है भांग के बारे में।
डब्ल्यूएचओ के अनुसार कैनबिस एक जेनेरिक शब्द है। इसका इस्तेमाल कैनाबिस सैटिवा पौधे से निर्मित मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि के मिश्रण को दर्शाने के लिए किया जाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भांग तस्करी और अवैध मादक के रूप में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। भांग की पत्तियों या पौधों की अन्य कच्ची सामग्री को मारिजुआना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक। तो आपका सही उत्तर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट। इसके बारे में देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स देशों का एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, राइट। वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है, राइट। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर, हम इसको देखेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से कम हुई है। इसके लिए सरकार कुछ उपाय कर रही है, उनको देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलकर मिलकर फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर हाई ट्रांसमिशन लाइन पर लगाए जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की बहुत ही बड़ा खतरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की 15% जनसंख्या इस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से कम हुई है, राइट। तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है, इसको हम पहले इमेज पे देख लेते हैं। तो इस तरह के कुछ यहाँ पे यंत्र लगाए जाएंगे हाई वोल्टेज पे लाइन के ऊपर। ये क्या होते हैं कि रात में ये जुगनू की तरह चमकते हैं, जिनको देखकर जो पक्षी होते हैं वो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, राइट। देखते हैं। अगर ये पक्षी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के 50 मीटर दूरी तक आती हैं, वैसे ही ये फायरफ्लाई डाइवर्टर ये चमकने लगेंगे और इस तरह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी इस चमकने वाली फ्लैट्स अर्थात डाइवर्टर को देख लेंगी। उनको इस तरह पता चलेगा कि ये हाई ट्रांसमिशन लाइन है। छोटी चिड़िया आसानी से हाई ट्रांसमिशन लाइन को देख सकती है, पर बड़े पक्षी इतने आसानी से नहीं देख पाते। तो इस तरह फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगने से इनकी जनसंख्या में इजाफा होगा, राइट। तो नेक्स्ट है, आपको बताना है हाल ही में सोकर आर्द्रभूमि परिसर को रामसर संधि के तहत भारत के 42वें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया। स्थल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो राइट आंसर है आपका लद्दाख, ठीक है। तो जो तशोकर जो आर्द्रभूमि है वो लद्दाख में है। आइए इसको देख लेते हैं। ये अगर आप बात करेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर है, राइट। ये जम्मू है और ऊपर लद्दाख है। तो लद्दाख में ये जो लोकेशन है यहाँ पर तशोकर आर्द्रभूमि स्थित है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, काफ़ी खूबसूरत एरिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमालय के शीत मरुस्थल क्षेत्र में पहली बार हिमालयन सीरो को देखा गया। इसे किस राज्य के स्पीति में हर्लिंग गांव के पास देखा गया? तो आपको बताना ये किस राज्य में है देखा गया इसको। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसको देखा गया हिमाचल प्रदेश में, राइट। आगे देखते हैं, ये हिमालयन सीरो है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी लेंसेट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण के कारण कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई? आपके ऑप्शन है 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख या 17 लाख। राइट आंसर है 17 लाख, राइट। तो 17 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। अब बात करते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में। हाल ही में पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा चिली और इटली की साझेदारी में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया, राइट। तो ये 5वीं वर्षगांठ है। पीएम मोदी ने जो नरेंद्र मोदी हमारे हैं, उन्होंने इसको एड्रेस किया था। पेरिस एग्रीमेंट को हासिल करने के ट्रैक पर भारत, उन्होंने ये बात कही थी। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के मौके पर यह सम्मेलन हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत जलवायु सुधार में दुनिया का पूरा सहयोग करेगा। भारत न सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट को हासिल करने के ट्रैक पर है, बल्कि उम्मीदों से आगे बढ़कर उन पर काम कर रहा है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने 2005 के मुकाबले अपनी उत्सर्जन तीव्रता 21% कम की है। उन्होंने कहा कि हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में 2.63 गीगावाट से बढ़कर 2020 में 36 गीगावाट हो गई है। ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विश्व में चौथे नंबर पर है, तो ये भी याद रखिएगा, राइट। ये 2022 से पहले 175 गीगावाट हो जाएगी और हमारा लक्ष्य 2030 तक 450 गीगावाट करने का है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पेरिस समझौता? पेरिस समझौते के तहत प्रावधान है कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और कोशिश बनाए रखना है कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने पाए, राइट।
2 से कम रखना है, लेकिन ये भी कोशिश करना है कि 1.5 से ऊपर ना जा पाए। इस समझौते को 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में आयोजित COP 21 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी समाधान लाने के दृष्टिकोण से किसके द्वारा ग्रीन चारकोल हैकाथन का शुभारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है ONGC, NTPC, नीति आयोग या ऑयल इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर है आपका NTPC। तो चारकोल हैकाथन का शुभारंभ NTPC के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है 8वां, 9वां, 10वां या 11वां। राइट आंसर है 10वां। राइट, तो 10वां स्थान है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ये जो सूचकांक है, ये 4 मूल्यांकन श्रेणियों पर आधारित है। पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जिसका वेस्टेज है 40%। उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा, जिसका वेस्टेज है 20%। फिर है ऊर्जा का उपयोग 20%। जलवायु नीति कैसी है, तो उस पर भी 20%। राइट, इस सूचकांक की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले वर्ष इस सूचकांक में 9वें स्थान पर था, जबकि अब ये एक स्थान नीचे खिसक गया है। केवल 2 G20 देश यूके और भारत CCPI 2021 में उच्च रैंकर देशों में से हैं, जो वर्ष 2020 को कवर करता है। अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब सहित G20 के अन्य 6 देशों को सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर रखा गया है। जबकि अमेरिका 61वें स्थान पर है, सऊदी अरब 60वें स्थान पे है। मतलब जो अमेरिका का स्थान है इस सूचकांक में सबसे निम्नतर स्तर पर है। राइट, उसके बाद सऊदी अरब है। चीन, जो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा वर्तमान उत्सर्जक है, उसको इस सूची में 33वें स्थान पर रखा गया है। इस वर्ष के वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को लगातार दूसरे वर्ष भी 10वें स्थान पर रखा गया है। ये सूचकांक इंडेक्स 07 दिसंबर 2020 को जर्मनी में जारी किया गया था। राइट, नेक्स्ट है, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के 7 विजेता घोषित किए गए। इन 7 विजेताओं में एकमात्र भारतीय कौन है? आपके ऑप्शन है चंदा कोचर, विद्युत मोहन, सुरेंद्र कुमार या राकेश कुमार। राइट आंसर है विद्युत कुमार। राइट, तो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। राइट, नेक्स्ट है, आपको बताना है बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? अगर आप मेरे रिवर्स की सीरीज को देखेंगे तो आपको कभी भी रिवर्स में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये सहायक नदी है यमुना की। राइट, यमुना की। आइए देखते हैं। हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने निचले ओर बांध, तो जो ये लिंक है उसको ओर बांध के नाम से भी जाना जाता है, बेतवा नदी और केन को जोड़ता है जो। राइट, बेतवा नदी और केन नदी का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको ओर बांध के नाम से भी जानते हैं, मंजूरी को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया तथा समिति ने इस बांध तथा नदियों से जुड़े नए आंकड़ों को प्रस्तुत करने को कहा है। इसको हम मानचित्र पर देख लेते हैं। आप देखेंगे तो ये आपकी यमुना नदी है। राइट, और ये बेतवा नदी है। तो बेतवा और यमुना में जाके ये बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है। यहाँ पर आपको केन नदी मिल जाएगी। राइट, और इन दो नदियों को जोड़ने का ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है, इस पर अभी काम चल रहा है। राइट, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है आपका गुजरात। राइट, तो ये कच्छ में स्थापित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। राइट, नेक्स्ट, तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में जो है वो 36 गीगावाट हो गई है, जो कि हमारे कुल ऊर्जा क्षमता का 36% है। राइट, वर्ष 2022 तक अच्छे क्षमता का हिस्सा, जो अच्छी ऊर्जा है उसका हिस्सा बढ़कर 2020 की किलोवाट होने की संभावना है। पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 226% की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट है, मलय विशालकाय गिलहरी को IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? आपके ऑप्शन है विलुप्त, संकटापन्न, खतरनाक या जंगलों में विलुप्त। सही उत्तर है संकटापन्न। राइट, तो संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने वर्ष 2050 तक मलय विशालकाय गिलहरियों की संख्या में 90% तक की कमी होने का अनुमान लगाया है। राइट, ये जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है और जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें संकटापन्न है। साइट्स की जो है उसमें परिशिष्ट 2 के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार यदि इसके संरक्षण है तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो यह विलुप्त भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है,
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों की एक टीम ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कर क्षेत्र में अपनी क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा किया है? राइट। तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या रूस। तो राइट आंसर है चीन। ठीक है, चीन। इसके बारे में देखते हैं होता क्या है। क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होती है? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जॉन पेस्किल द्वारा 2012 में किया गया था। उनके अनुसार क्वांटम कंप्यूटर किसी भी ऐसी गणना को कर सकता है जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर करने में सक्षम नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके विपरीत आधुनिक कंप्यूटर भौतिक के विद्युत प्रवाह के नियम पर कार्य करता है। राइट है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। एक सामान्य कंप्यूटर अपनी सूचनाओं को बिट में संग्रहित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटर में सूचना क्वांटम बिट या क्यूबिट में संग्रहित होती है। प्री के लिए भी, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। राइट। सामान्य कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी इनपुट 0 या 1 में से किसी एक को ही एक बार ऑपरेट कर सकते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर दोनों बाइनरी इनपुट को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। किसी 100 क्यूबिट से कम की क्षमता रखने वाला क्वांटम कंप्यूटर किसी बहुत अधिक आंकड़े वाली उन समस्याओं को भी हल कर सकता है जो किसी आधुनिक कंप्यूटर की क्षमता से बाहर है। क्वांटम कंप्यूटर को किसी बड़े वातानुकूलित सर्वर रूम में रखा जाता है, जहां कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को स्टेक में रखा जाता है। ठीक है। तो यह था आपका सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सोफिया वेधशाला चंद्रमा पर जल की खोज की गई है? चीन, रूस, अमेरिका या जापान। तो ये अमेरिका के नासा की एक प्रयोगशाला है जिसके द्वारा चंद्रमा पर जल खोजा गया है। ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद की सतह पर पानी की खोज की है। सूर्य की रोशनी से चमकने वाली चांद की सतह पर पानी की खोज ने नासा के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। नासा के सैटेलाइट सोफिया की स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी की इस खोज ने चांद और सौर परिवार के दूसरे पिंडों के अस्तित्व और इसके इतिहास को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सोलर विंड्स हैक साइबर हमला हुआ है? राइट। ये उस सरकार तथा उससे संबंधित एजेंसियों तथा कई अन्य निजी कंपनियों के विरुद्ध सबसे बड़े साइबर हमले के रूप में उभरा है। आपका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन या ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है बी, अमेरिका। नेक्स्ट है, आपको बताना है, हाल ही में संचार हेतु क्वांटम कुंजी वितरण प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। आपके ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, नासा या हाल। तो सही उत्तर है डीआरडीओ। राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार अपने कृत परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या चीन। सही उत्तर है चीन। राइट। तो चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिपोर्ट में हवाना सिंड्रोम नामक बीमारी का संभावित कारण किसे बताया गया है? आपके ऑप्शन है ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, माइक्रोवेव विकिरण या वायु प्रदूषण। तो राइट आंसर है आपका माइक्रोवेव विकिरण। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में तैनात यूएसए के राजनयिक और अन्य कर्मचारियों ने कानों में अजीब सी आवाज़ सुनाई देने तथा शारीरिक संवेदनाओं में परिवर्तन के बाद इस बीमारी को महसूस किया था। तो 2016 में इसको महसूस किया गया। माइक्रोवेव हथियार एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार होते हैं। इसके माध्यम से ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे ध्वनि, लेजर, माइक्रोवेव आदि के द्वारा लक्ष्य को लक्षित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अरेकिबो टेलीस्कोप 57 वर्षों तक खगोली खोजों में महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद दुर्घटना के कारण नष्ट हो गई। दुगोली नहीं, खगोली। ठीक है। तो नष्ट हो गया है। ये वेधशाला कहाँ स्थित है? चीन, प्योर्टो रिको, मारितानिया या ग्रीनलैंड। आपका ऑप्शन राइट है प्योर्टो रिको। प्योर्टो रिको। ये वेधशाला चीन के 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप के निर्माण से पहले विश्व की सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी। इसका निर्माण 1963 में किया गया था। राइट। बात कर लेते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस संचार उपग्रह के माध्यम से CMS-01 को भूतुल्यकालिक अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है PSLV-C48, PSLV-C49, PSLV-C50 या PSLV-C51। राइट आंसर है PSLV-C50। राइट। तो इसके द्वारा किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।